नमस्कार मित्रों। मैं 6 बजे आज मैंने वादा किया था कि मैं 6 बजे आप लोगों को कविता सुनाऊंगा, काव्य पाठ करूंगा। कविता मेरी तो नहीं है, हालांकि कभी हमने भी लिखी थी, लेकिन अब वो कविता तो फिर पत्रकारिता के चक्कर में सब भूल पा गई। पर मेरे घर में मेरे पिताजी बहुत अच्छी कविताएं करते थे और उनकी कुछ कविताओं का फोन आ गया था, रूसी में अनुवाद भी। अच्छे कवि थे पिताजी मेरे, तो नहीं रहे। तो एक उनकी कविता जो बड़ी बहुत तारीफ हुई और बड़ी प्रशंसा के योग्य भी है, मैं वही आपको आज शाम को सुनाना चाहता हूँ। हालांकि मेरा उस तरह का सुर भी नहीं है। पिताजी मेरे संगीत के भी प्रेमी थे, तो जो संगीत का प्रेमी होता है थोड़ा सा वो बाकी लोगों से भिन्न होता है। हम लोग तो इसी तरह हैं, साहित्य संगीत, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, आप लोगों को सोचिएगा। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु सुशान। न मुझे संगीत का ज्ञान है, न ज़्यादा साहित्य, लेकिन मेरे पिताजी, इनकी स्कूली शिक्षा सिफर ही कहना चाहिए, ना के बराबर थी, लेकिन उनको साहित्य और संगीत का अच्छा ज्ञान। वो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में जब आते थे तो भी बहुत बढ़िया तरीके से वो चौपाल कार्यक्रम में, उस समय रमई काका का होता था, उसमें बुलाए जाते थे, तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम वो पेश करते थे और अच्छी कविताएं लिखते थे। वो मंच से भी कविता पढ़ते थे और जब भी ट्रेड मूवमेंट उनके मिल में होता था तो मजदूरों के उत्साहवर्धन के लिए भी उनको बुलाया जाता था। तो मैं उनकी ही एक कविता आज आप लोगों को सुनाऊंगा। उस तरह का सुर में तो नहीं, लेकिन आप लोग इस कविता को एंजॉय करेंगे। इस कविता का शीर्षक है मेरी कविता। मुझे बहुत अच्छी लगती थी कविता उनकी, और उन्होंने बड़े ही तल्लीनता के भाव से कविता लिखी थी और सुनाते थे भी थे वो बड़े अद्भुत तरीके से। ये कविता अवधी में क्या मतलब जो कानपुर की लोकल बोली है उसमें लिखी गई है। कुछ अवधी है, कुछ बुंदेली है, कुछ बैसवाड़ी है, कुछ कन्नौजी है, सब गड्ढे मिट मिलके बोली आती है, उसमें लिखी है यही कविता है। तो कविता सुनिए। यही माना मिली लैला मजनू, यानी मेरी कविता कैसी है, इसमें लैला मजनू नहीं है, इसमें कोई बहुत आपको रोमांस की कविता नहीं है। यही माना मिली लैला मजनू, ना शीरी और फरहाद मिली, जो युग से आए हैं पिसते, उन्हीं की थोड़ी याद मिली। मिलती न रात की बात यहाँ, ना सूरज चांद सितारे हैं, ये बातें हैं उन पंचन की, जो धरती माँ को प्यारे हैं। तो मिली न सुरा साकी हमको, ना पायल की झनकार सुनी, हम तो हल्के पीछे चलते, उस हलधर की ललकार सुनी। और क्या है कविता? हम तो किसान की बात करते हैं, हम तो मजदूर किसान हैं, उन्हीं की बात करेंगे। मेरी कविता में कोई ऐसी बातें नहीं है कि मैं चांद तारे तोड़ बताऊं। मेरी कविता में ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसी बातें सुनाऊं जो अकल्पनीय से लगती हूं। मेरी कविता में क्या है? किसान है चमक न बेंदी की यही माँ, ना दम दम दमक नगीना की, है ठनक हथौड़े की ठन ठन, और बदबू बदन पसीना की। अगर आपको किसान और मजदूरों के शरीर से आ रही पसीने की बदबू से नफरत होती है तो मेरी कविता मत सुनिए। ऐसी कविताएं नहीं।
तो ये हमारे पिताजी कविताओं की उसलूब की लाइनें हैं। लेकिन इनमें संगीत है, इन कविताओं में भी श्रृंगार भी है, इन कविताओं में रोमांस भी है। पिताजी आगे लिखते हैं, ये न चूरी निकेरे खनक पई हो, जब कटनी काट रही तिरियां। बरसात का महीना में जब कटनी काटती है, चूड़ियों की आवाज तो आती है। कहीं चूरी निकेरे खनक पई हो, जब कटनी काट रही तिरियां। और बिछुअन केरे झनक पई हो, जब लौट रही संझा बिरियां। वो सिर पे अपने घास के गट्ठर रखे हुए जो लौटती है, तो बिच्छुओं की जो आवाज होती है वो कितनी मधुर होती है। ये भी कविता, ये कविता मिल जाएगी। चमक बेंदी की चमक नहीं है, दमदम दमक नगीना की नहीं है, लेकिन है, संगीत भी है, श्रृंगार भी है, लास भी है, हास भी है। दूध मुहे, अब इनके छोटे छोटे बच्चे, दूध मुहे पिलौंधे बच्चन का, ई मेड़न बीच सुवती है। फिर कटनी और निरौनी माँ, ई मंद सुरन कुछ गौती है। ऐसा नहीं है कि वो गाना कुछ सिर्फ उनका काम यही है कि वो गई कटनी काट लाई, नहीं। जब दुदुए अपने छोटे छोटे बच्चों को, शिशु 600 काल वाले बच्चों का, अपने शिशुओं को जो वो सुला देती हैं मेड़ों के बीच में, वहीं पर निकलती होती डाल के, तो दुदुहे पिलौंधे बच्चन का, ई मेड़न बीच सुहोती है। फिर कटनी और निरौनी माँ, कटनी जब फसल काटी जा रही है, जब फसल में बीज बोया जा रहा है, फिर कटनी और निरौनी माँ, ई मंद सुरन कुछ गौती है। उनका जो सामूहिक संगीत है वो बड़े धीमे धीमे स्वर में आप लोग कभी अगर सुने तो सुना ही पड़ता है कि जो किसान स्त्रियां हैं कैसे गा रही हैं, बड़ा संवेद स्वर होता है। जो ये बच्चे धूप में सूख रहे हैं कुहार कार्तिक की, ई परे घाम माँ, जब भादो कुहार के धूप में बच्चे धूप में पड़े हुए हैं और औरतें जो हैं वो कटनी काटने गई हैं, तो कवि लिखता है, ई परे घाम माँ सूख रहे और मुँहमा औंठा है डारे। अब शहर के बच्चों को तो दूध की बोतल आती है, उनको तो दूध की बोतल थी नहीं, तो दूध में वो बच्चे मुंह में अंगूठा डालते थे। ई परे घाम माँ सूख रहे और मुँहमा औंठा है डारे। इनका तुम छोटा ना जानो, ई असल पौनिया है कारे। मतलब यही है असली बादल जो बरसेंगे, जिनको तुम छोटा मोटा मत समझना। इनका तुम छोटा ना जानो, ई असल पौनिया है कारे। अब इनके लिए क्या, मतलब सब कुछ प्रकृति के बच्चे हैं ये। ढल रहे बीजना पवन देव, इनको तो पंखा भी तो है नहीं, तो जो उनको लिए पंखे की हवा है वो स्वयं पवन देव उनको हवा करते हैं। बीजना यानी पंखा जैसे बुलाया जाता है। तो ढल रहे बीजना पवन देव, वन देव इन्हें मलहराए रहे। और खुल जाए नहीं निकले नींद कहूँ, खुल जाए नहीं निकले नींद कहूँ, पंछी गन लोरी गाए रहे। तो जो पक्षी हैं वो अपनी लोरियां सुना रहे हैं बच्चों को। तो देखिए कैसे सब कुछ है उनके पास। हमें लगता है कि इनका जीवन तो व्यर्थ है। हम जैसे कि हमारे बहुत से लोग वर्णन करते हैं कि साहब कितना कष्ट है जीवन में, व्यर्थ ही व्यर्थ नहीं। ऐसा नहीं है। हर आदमी, हर मनुष्य जीवन में हास परिहास लास उल्लास सब तलाश होता है। तो ढल रहे बीजना पवन देव, वन देव इन्हें मलराए रहे। खुल जाए नहीं निकले नींद कहूँ, पंछी गन लोरी गाए रहे। पर इनको तो छोटा मत समझना कि बहुत छोटे हैं, अरे ये तो प्रकृति के बच्चे, कुछ नहीं। ये धरती का साधे हैं, यही बच्चे जो हैं, इन्हीं बच्चों के बूते धरती जो टिकी हुई है। ये धरती का साधे हैं और टेके आसमान सारा। इन्हीं की लोहू कालागा, ये पापी महलन मागारा।
ये तो देख रहे हैं आप मल्टी स्टोरी, ये इन्हीं मजदूर किसानों के बच्चों ने ही ये बनाए। ये किसी धन पशु की संपदा से नहीं बने हैं कि करोड़ों रुपए की मंजिलें ये धरती का साधे है और टेके आसमान सारा, इन्हीं की लोहू का लागा ई पापी महलन मागारा। जिससे ईंटों की चिनाई होती है यानी सीमेंट, और उसमें इनका लोहू यानी रक्त लगा, इन्होंने अपने खून पसीने से ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हैं। लेकिन आप लोग बहुत हो गया शोषण के दिन, ये मत सोचिए कि आप जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। पर फिर इनने करवट बदली, पर फिर इनने करवट बदली, रही रही के ई जमुआए रहे। जमुआई ले रहे हैं, ये लगता है नींद से इनकी खुल गई, उठने वाले हैं। पर फिर इनने करवट बदली, रही रही के ई जमुआए रहे, ओ तख्त नसीनो सावधान। पिताजी हमारे थोड़े से ट्रेड यूनियन से जुड़े थे। ओ तख्त नसीनो सावधान, हम स्वावत शेर जगाए रहे। यही कुछ करेंगे। ये सब जो आपको मिडिल क्लास बुद्धिजीवी दिखाई पड़ते हैं ना फेसबुक में, बड़ी बड़ी क्रांतिकारी करते हुए, इनकी बूते की बात नहीं। मजदूर किसान ही कुछ करेगा। ओ तख्त नसीनो सावधान, हम स्वावत शेर जगाए रहे। तो हम जगा रहे उन शेरने को, हम जगा रहे उन शेरने को, जो भले अपने को है भूले। हम उन शेरों को जगाने का काम करते जो अपनी ताकत भूले हुए। हम जगा रहे उन शेरन को, जो भले अपने को है भूले। खा रहे झिड़कियां गिदड़न की, और गीदड़ों की बातें सुन रहे। खा रहे झिड़कियां गिदड़न की, मिथ्या गौरव माँ जो फूले। उन लोग बात में सुन रहे हैं जो मोटे मोटे से किए हैं, मिथ्या गौरव में फूले हुए बड़े बड़े नेता अभिनेता, उनकी बातें सुन रहे। बेचारे गरीब मजदूर कभी इधर से उधर पटके जाते हैं, इधर से इधर पटके जाते हैं। तो हम जगा रहे उन शेरन को, जो बल अपने को हैं भूले। खा रहे झिड़कियां गिदड़न की, मिथ्या गौरव माँ जो फूले। पिताजी आगे लिखते हैं, ये बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, शायद ही कोई सोच पाए, कभी यहाँ तक पहुँच पाए। मुझे तो कोई दिखा नहीं जो कभी यहाँ तक पहुँच जाए, इस ऊंचाई तक। मनई मनई का भेद, यानी मनुष्य मनुष्य का जो भेद है, मनई मनई का भेद, जहाँ वो भेद भेद हम पार जा, उस भेद को हम तोड़ देंगे, उस भेद को हम भेद देंगे, यानी खत्म कर देंगे। मनई मनई का भेद जहाँ, वो भेद भेद हम पार जाब। मर जाब अगर ई रास्ता मा, हम सातों पीढ़ी तार जाब। ये हमारे पिताजी की कविता थी, मुझे बहुत पसंद थी कविता। ये खत्म हो जाती है तो मुझे लगा कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पिताजी ने कुछ कविताएं खड़ी बोली भी लिखी हैं, लेकिन ज़्यादातर कविताएं वो इसी अपनी जो लोकल बोली थी उसमें लिखते थे, और ये उनके बड़ी रुचिकर थी। पिताजी जब एक कवि किसान मजदूर जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके भावों की इज्जत की, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इसमें देखिए रिदम को भी तलाश दिया है। कहीं भी मीटर नहीं टूटा, मीटर छंद सब बाकायदा। ऐसा लगता है कि जो कवि कविता लिख रहा है किसी स्कूल से निकल के आया हो, लेकिन नहीं, ये उन्होंने घर में गांव में रह के सीखा कैसे कविता की जाए, कैसे उसको मीटर में लाया जाए, कैसे उस कविता में कहीं भी अनावश्यक शब्द ना रखे जाए। इस तरह से पिताजी कविताएं करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने कविताएं करनी छोड़ दी और खत्म कर दिया। गद्य भी लिखा उन्होंने, गद्य भी बड़ा बढ़िया लिखते थे पिताजी, क्योंकि उनकी बोली मैंने, जो मेरे पास भाषा के संस्कार हैं वो मैंने पिताजी से ही सीखे हैं। कि बोली में, मेरी बोली में अगर आपको लगता है कि मैं देशक बोली बोलता हूँ, तो वो पिताजी के संस्कार है कि मेरी बोली में देशक शब्द है। मैं बड़े धड़ल्ले से लोकल बोलियों के शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ, चाहे वो बुंदेली के हों, ब्रज के हों, बैसवाड़ी के हों, सब
चाहे हिंदी उर्दू, मुझे उसमें कोई भी नहीं। तो जो एक तो मैंने कहीं सुना था शेर, असद अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तानी। तो जो बोली टकसाली हो, जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वही बोली जाएगी। तो मैं जब जनसत्ता में नौकरी करने आया तो यहाँ बोली को लेके प्रभात जी ने बड़ा जोर दिया था कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। तो हमने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं तो पहले से ऐसा ही लिख रहा हूँ, जैसा बोलता हूँ ऐसा लिखता हूँ। मैं कतई अपने लिखने में किसी तरह के अलंकारित भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, कहीं जानबूझ के संस्कृत या कहीं जानबूझ के फारसी या अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। मैं वही बोली लिखता हूँ जो बोली मुझे पसंद है, जो बोली हम लोग बोलने में सहज है, बोधगम्य है। भले वो संस्कृत के शब्द उसमें आ जाएं, भले फारसी के शब्द आ जाएं, लेकिन भाषा वो बोली जाए जो हम सब आम फहम समझ जाए। एक बार कलकत्ता में मुझे, थोड़ा सा ये भी किस्सा सुना दूं, कलकत्ता में मुझे एक बार बोलने को बुलाया गया। वो संयोग से बांग्लादेश के कंसुलेट जनरल जो बैठते थे वहाँ पे, डिप्टी कंसुलेट जनरल, उन्होंने एक पार्टी रखी थी उसमें। तो उसमें सारे बंगाली लोग आता था बुद्धिजीवी। तो वो उनके यहाँ चूंकि मैं ही अकेला गैर बांग्ला भाषी था, तो बांग्लादेश के कंसुलेट जनरल वो सब लोग बोल ही लेते थे, मैं नहीं बोल पाता था। बाकी जो बंगाली भद्र लोग आया वो बोल लेता था। तो मुझे दिक्कत ना हो भाषा की, क्योंकि बंगाली भद्र लोग जो मिलता है तो अंग्रेजी नहीं बांग्ला में ही बात करेगा। तो मुझे भाषा की दिक्कत ना हो, इसलिए एक बांग्ला में बनाया गया जो मुझे बात बता रही। तो उसमें जो शब्द आए, एक शब्द आया तड़ातड़ी, तो उनका इट मीन्स हरी। मैंने तो मुझे पता है, क्योंकि तड़ातड़ी क्यों तड़तड़ी डाले हो, कहे तड़तड़ी लगा, तो हम लोग बोलते ही है तड़तड़ी, यानी बड़ी हड़बड़ी। ऐसे ही 2-3 शब्द आए तो मैंने वो जानता हूँ। तुमकारी जो आप जानते हैं तो आप बंगला बोल क्यों नहीं देते, या समझ आपने क्यों कहा बंगला समझ। हमने कहा देखिए, समझने में हर आदमी समझ जाता है, क्योंकि भाषाएं जैसे पानी के एक अंतर सैला बहा करती, मीठे पानी का स्रोत हर जगह होता है। ऐसा नहीं कि कहीं तो किसी गांव में मीठा पानी है, किसी गांव में नहीं, हर जगह होगा, हमें उस स्रोत तलाशना पड़ेगा। उसी तरह भाषाओं की बोलियां भी एक अंतर सैला की तरह बहा करती हैं। तो वो मान लीजिए, वो चाहे हमारे यहाँ बोली जा रही हो, चाहे केरल में बोली जा रही हो, बोलियों के अंतर सैला कहीं ना कहीं बीच बीच में रहती है। तो मैंने बताया कि मेरे पड़बाबा, जिनको मैंने देखा नहीं है, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जमींदार के यहाँ नौकर थे, और जमींदार जब वो गाड़ी जाते थे उनके पीछे वो पैदल जाते थे। लेकिन पूरा हिंदुस्तान वो घूम आए और उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों दिक्कत इसे नहीं आई कि उन्हें तो छोटा छोटा सामान खरीदना पड़ता था, जमींदार है जमींदार नहीं, तो उनके लिए सब कुछ बदलता था। तो वो जो भाषाओं के बीच के अंतर सैला है, जो कहीं ना कहीं कॉमन होती है, जिसे लिंगुआ फ्रैंका कह सकते हैं, वो समझ जाता है। और वो ये अंतर सैला ही लिंगुआ फ्रैंका है। न हिंदी अंतर संबंध जोड़ती है, न अंग्रेजी जोड़ती है। हमारी जो देशज भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से गुथी हो, चाहे अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे बुंदेली हो, कन्नौजी हो, सब अंदर से कहीं कहीं गुथी हुई है। वो बिहार में जाती है तो मैथिली या और दूसरे अंग का वतिका सबसे मिलती हुई बंगाल में जाती हैं, असम में जाती हैं, या और साउथ में चली जाती हैं, इधर पंजाब तक जाती हैं। तो वो भाषाओं का कहीं ना कहीं अंतर संबंध है जो दिखाई पड़ता है। और इसी के कारण हम जो बोली बोल रहे हैं, मैंने जैसे अभी जो कविता पढ़ी पिताजी की, वो अवधी में थी कि ब्रज में थी कि बुंदेली में थे, कुछ क्लियर कट नहीं आता, उसमें सब के शब्द हैं, पर ये सबके जो शब्द हैं यही अंतर सैला है और यही हमें जो होती है। तो पिताजी किसी भी मंच से कहीं भी जाके कविता पढ़ते थे तो सब लोग समझ लेते थे। आज मैंने बीच में थोड़े से उसके अर्थ इसलिए बताया कि अब का जमाना बदल गया है, शायद उस बोली को समझने वाले लोग कम हों, क्योंकि अब लोग समझते ही नहीं कि भाषाओं के बीच या बोलियों के बीच कोई अंतर संबंध होता है, इसलिए मैंने उसका अर्थ बता दिया। तो मित्रों, ये अगर आपको अच्छा लगा तो कल भी ऐसे ही कई कविताएं हैं, पिताजी का संग्रह है, तो मैं एक एक करके सुनाता रहूँगा। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, नमस्ते।